एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज फिर एक विचार लेके मैं आया हूं कि आप कितने ही बेहतर स्थिति में क्यों ना हो, आपको भविष्य में आने वाली चुनौतियों के प्रति सजग रहना चाहिए। ठीक है, भविष्य में आने वाले चुनौतियों के प्रति सजग रहने चाहिए। ठीक है, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के बारे में चर्चा करने वाले हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? सन 1336 में। कब हुई थी? सन 1336 में। किसके द्वारा की गई थी स्थापना? तो हरिहर बुक्का द्वारा। किसके द्वारा? हरिहर बुक्का द्वारा। ठीक है, हरिहर बुक्का द्वारा। किसके द्वारा स्थापना? हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? सन 1336 में। कब की गई थी? सन 1336 में की गई थी। तो अगर हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा हमें ये भी जान लेना चाहिए कि उस समय दिल्ली में किसका शासन था, दिल्ली में शासन कौन कर रहा था, कौन सा वंश शासन कर रहा था। तो उस टाइम दिल्ली में देखा जाए तो तुगलक वंश शासन कर रहा था। कौन सा वंश कर रहा था? तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक वंश में भी कौन शासन कर रहा था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक वही है जिसे पढ़ा लिखा बेवकूफ या पढ़ा लिखा पागल कहा जाता है। अब यहां आते हैं तो ये हरिहर बुक्का क्या थे? वारंगल के काकतीय वंश के वारंगल के काकतीय वंश के सामंत थे। ठीक है, वारंगल के काकतीय वंश के सामंत थे। कौन सामंत थे? हरिहर बुक्का वारंगल के काकतीय वंश के सामंत थे। ठीक है, अब इसके अलावा अब हमें थोड़ा बहुत जान लेना पड़ेगा कि वारंगल के काकतीय वंश क्या थे। तो वारंगल के काकतीय वंश को जानने से पहले हमें किसको जान लेना पड़ेगा? किसको जानना चाहिए हमें? कल्याणी के चालुक्य वंश के बारे में। कल्याणी के चालुक्य वंश के बारे में जान लेना चाहिए। और अगर जो हमने कल्याणी के चालुक्य वंश को जान रहे हैं तो थोड़ा बहुत हमें किसके बारे में जान लेना चाहिए? राष्ट्रकूट वंश के बारे में जान लेना चाहिए। राष्ट्रकूट वंश को जान लेना चाहिए। और अगर हम राष्ट्रकूट वंश के बारे में जानते हैं तो हमें वातापी या फिर बादामी कह सकते हो, बादामी के चालुक्य के बारे में जान लेना चाहिए। ठीक है, वातापी या बादामी के चालुक्य के बारे में जान लेना चाहिए। अब वातापी या बादामी के चालुक्य में सबसे प्रतापी शासक कौन था, पहले हम ये बताते हैं। सबसे प्रतापी अगर जो देखा जाए तो कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, अब पुलकेशिन द्वितीय को कैसे मैं कह रहा हूं सबसे प्रतापी? तो याद करो कि पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किससे हुआ था? हर्ष से, यानी कि हर्षवर्धन से। हर्षवर्धन से युद्ध हुआ। किसका? पुलकेशिन द्वितीय का। किसका युद्ध हुआ था? पुलकेशिन द्वितीय का। कहाँ युद्ध हुआ था? तो नर्मदा नदी के तट पर। नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है, नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था। कौन विजयी रहा था? पुलकेशिन द्वितीय विजयी रहा था। कौन विजयी रहा था? पुलकेशिन द्वितीय रहा था। चलो इसके बारे में तो डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम जान लेते हैं हर्षवर्धन के बारे में। ठीक है, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे लेकिन कुछ तो हमें जान लेना जरूरी है।
तो इस हर्षवर्धन को जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा उस बहुत ज्यादा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा कि जब गुप्ता पीरियड का पतन होता है, ठीक है, यानी कि गुप्त वंश का पतन होता है। किसका पतन होता है? गुप्त वंश का पतन। तो गुप्त वंश के पतन के बाद में कुछ नए राजवंशों का उदय होता है। उनमें से मैं बताता हूं कुछ के बारे में। एक तो मैत्रक वंश, मैत्रक वंश, एक मोखरी वंश, ठीक है, एक पुष्यभूति वंश, और परवर्ती गुप्त वंश और गौड़ वंश। ठीक है, कौन सा वंश? गौड़ वंश। मैत्रक वंश का उदय कहां हुआ? वल्लभी। ठीक है, मोखरी वंश का उदय कहां हुआ? कन्नौज। पुष्यभूति वंश का उदय कहां हुआ? थानेश्वर। इसका उदय कहां हुआ? मगध। गौड़ वंश का उदय को कहां पे होता है? बंगाल में। कहां उदय होता है? बंगाल में। तो हर्षवर्धन का संबंध किस वंश से है? पुष्यभूति वंश से। किस वंश से है? पुष्यभूति, जिसे वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है। किस वंश के नाम से जाना जाता है? वर्धन वंश के नाम से जाना जाता है। पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? पुष्यभूति ही था। ठीक है, कौन था? पुष्यभूति था। ठीक है, कौन था? पुष्यभूति था। उसके बाद कौन कौन आते हैं इस वंश में? तो नरवर्धन, ठीक है, आदित्यवर्धन या आदिवर्धन, ठीक है, प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र और एक पुत्री थी। दो पुत्र कौन कौन से? एक तो हर्षवर्धन, एक राजवर्धन, एक राजश्री। ठीक है, हर्षवर्धन, राजवर्धन और राजश्री। राजश्री की शादी किससे हो गई थी? इनका विवाह किससे हो गया था? राजश्री का विवाह किससे हो गया था? तो कन्नौज के ग्रहवर्मन से। ठीक है, कन्नौज के ग्रहवर्मन से किसकी शादी हो गई थी? राजश्री की। राजवर्धन की हत्या शशांक ने कर दी थी। राजवर्धन की जो हत्या थी किसने कर दी थी? शशांक। शशांक का संबंध किस वंश से है? गौड़ वंश से। ठीक है, शशांक का संबंध किस वंश से है? गौड़ वंश से है। शशांक ने ही बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। किसने? शशांक ने। ठीक है, अब चलते हैं हर्षवर्धन कितनी उम्र में? हर्षवर्धन
जब गद्दी पर बैठा तो कितने वर्ष का था? तो हर्ष 16 वर्ष की, लगभग 16 वर्ष की आयु में, ठीक है, 16 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा। कहाँ की गद्दी पर? थानेश्वर की गद्दी पर। उसके बाद में उसने किसको हराया? किसको हराया था? तो शशांक को, ठीक है। शशांक को हराकर कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया, ठीक है, कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया। किसने अधिकार कर लिया? हर्ष ने अधिकार कर लिया, ठीक है। हर्ष ने, किसने? हर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह, अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिया? तो अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी के, ठीक है, कहा? वल्लभी के ध्रुवसेन द्वितीय से कर दिया, ठीक है। किससे कर दिया? ध्रुवसेन द्वितीय से। तो ध्रुवसेन का संबंध किस वंश से है? मैत्रक वंश से। किस वंश से है? मैत्रक वंश से है, ठीक है। किस से संबंध है इसका? मैत्रक वंश से। किसका संबंध? ध्रुवसेन का। तो हर्ष के दरबारी कौन कौन थे? हर्ष के दरबारी, देखो सबसे दरबारी कवि जिसको सबसे ज्यादा जाना जाता है, बाणभट्ट। बाणभट्ट, ठीक है, बाणभट्ट। तो बाणभट्ट की रचना कौन कौन सी है? हर्षचरित और कादंबरी। बाणभट्ट की कौन सी रचनाएं हैं? हर्षचरित और कादंबरी। कौन सी? हर्षचरित और कादंबरी। किसकी रचनाएं हैं? बाणभट्ट की। अब हर्षवर्धन की भी 3 पुस्तकें हैं। कौन कौन सी है हर्षवर्धन की 3 पुस्तकें? देखो ये ऐसे याद कर लेना है, P, N और R, ठीक है। P, N, R से याद रखना है। P से प्रियदर्शनी, ठीक है। N से नागानंद, R से रत्नावली, R से रत्नावली, R से रत्नावली। याद रह जाएगा हर्ष की रचनाएं, प्रियदर्शनी, नागानंद, रत्नावली। कैसे याद करना है? PNR। बाणभट्ट, बाणभट्ट की हर्षचरित और कादंबरी, हर्षचरित और कादंबरी, ठीक है। और इसके बारे में बता दूं कि हर्षवर्धन को ही किसका श्रेय दिया जाता है? कुंभ के मेले की शुरुआत करने का जो श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? हर्षवर्धन को। किसको दिया जाता है? हर्षवर्धन को। किस मेले की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है? कुंभ का मेला, ठीक है। कुंभ का मेले का जो शुरुआत करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो हर्षवर्धन को। और इसी के समय में, ठीक है, इसी के समय में इसी ने ही एक तो कन्नौज और एक प्रयाग, कन्नौज में और प्रयाग में बहुत बड़ी धार्मिक सभाएं करवाई।
बहुत बड़ी धार्मिक सभाएं करवाई। कहाँ पे? कन्नौज और प्रयाग में। किसने करवाई? तो हर्षवर्धन ने। किसने करवाई? हर्षवर्धन ने। अब इसके बारे में और आगे डिटेल में पढ़ने के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। अगली वीडियो में हम और इससे आगे चर्चा करेंगे। ठीक है।